हेलो रिसर्च स्कॉलर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका हमने ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज हम एक चेकलिस्ट को स्टडी करेंगे कि एक अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चेकलिस्ट को ध्यान में रखोगे तो उस कंडीशन में जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो बहुत अच्छा होगा। हमने ऑलमोस्ट हर एक के ऊपर पहले भी चर्चा की हुई है, मगर अब हम कोशिश करेंगे इनको एक एक करके किसी न किसी एग्जाम्पल से समझने की। कुछ एक क्वेरी हो सकती है, हो सकता हो कि जिस टाइम पे आप लोगों ने ये क्वेरी भेजी हो तो वीडियो शूट हो चुकी हो, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो भी समस्या होगी तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक अच्छा जो रिसर्चर है वो बनाने की। जैसा मुझे जितना ज्ञान मुझे है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो लगातार सीख रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, लगातार चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप लोग भी इन चीज़ों को पढ़ो। जब रिसर्च की बात आती है तो उस कंडीशंस में जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो रिसर्च में बेसिकली अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छा होना है तो उस कंडीशंस में बिना किसी क्वेश्चन के पढ़ते रहो। बार बार आप सोचोगे कि एक साथ मुझे सारा कुछ आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, खासकर रिसर्च के मामले में। तो उस कंडीशंस में पढ़ते रहो, क्वेश्चंस है मैसेज डालते रहो, मैं आप लोगों के आंसर देता रहूंगा। अब जो मेनली चीज क्या है कि जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सबसे अहम योगदान होता है। अहम योगदान इसलिए होता है क्योंकि वो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो हमें ये बताता है कि आज से पहले इस टॉपिक के ऊपर काम क्या हुआ है। हम उस काम को कहीं रिपीट तो नहीं कर रहे, या फिर जो उन्होंने मेथोडोलॉजी यूज की है पहले वाले स्टडी में, क्या हम सेम मेथोडोलॉजी को तो प्रयोग नहीं कर रहे। तो उन सब चीजों का आंसर जब आप लोग रिसेंटली के जो रिसर्च है उनकी स्टडी करोगे तो उनके आंसर मिलते हैं। तो उस कंडीशंस में आप लोगों के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी डेजर्टेशन लिखते हो या थीसिस लिखते हो या प्रोजेक्ट लिखते हो तो उस कंडीशंस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सबसे अहम योगदान होता है। आप जितना ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद है। अब ये क्वेश्चन आता है जी, एक डेजर्टेशन में कितने रिव्यू ऑफ लिटरेचर होने चाहिए। इट इज अप टू यू कि आप उसमें 10 में काम चलाओ, 20 में काम चलाओ, 30 में काम चलाओ। भाई आप लोगों ने कितना पढ़ा है तो उसके अनुसार वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की संख्या होती है। तो फर्स्ट जो चेकलिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि एक गुड लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली कंडीशंस, जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उससे सबसे पहले हमारा एक जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने कोई भी एक रिसर्च क्वेश्चन ले लिया। मैं आप लोगों को आज एक हाईवे का एग्जांपल लेके बताता हूं, क्योंकि एक्चुअल में मैं जो स्टडी करना चाहता हूं वो हाईवे के ऊपर करना चाहता हूं। ठीक है, और हाईवे पे भी किसके ऊपर कि मैं जो हाईवे का एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि क्या है आज के टाइम के ऊपर रिसेंटली के ऊपर बहुत सारे हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट मैं स्टडी करना चाहता हूं। तो उस कंडीशंस में मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है मैं क्या करूंगा, इंपैक्ट ऑफ हाईवे एक्सपेंशन, उसकी स्टडी करूंगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके ऊपर मेरा पूरा क्लियर फोकस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं केवल और केवल
जो हाईवे से एक्सपेंशन से रिलेटेड है उसी प्रकार के रिसर्च के ऊपर ही फोकस करूंगा, मैं बाकी के ऊपर जाऊंगा ही नहीं। ठीक है भाई, उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा, क्योंकि जब आप स्टडी करने बैठोगे तो उस कंडीशंस में आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हाईवे एक्सपेंशंस के मिल जाएंगे, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को उठा सकते हो। तो पहला जो इसमें जब आप एक गुड लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो पहली जो कंडीशंस होती है वो होती है रिसर्च क्वेश्चंस की, और उसका आपके ऊपर क्लियर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग एक अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ सकोगे। ठीक है, मैंने पहले रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर ही क्यों ज्यादा जोर दिया, या मैंने जो पहली वीडियो बनाई है वो सारी की सारी रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर है, क्योंकि जब तक आप लोगों के माइंड के अंदर रिसर्च क्वेश्चंस वाला टॉपिक क्लियर नहीं होगा, भाई रिसर्च क्वेश्चंस क्या होता है, उसको किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस कंडीशंस में आप क्या पढ़ोगे। तो पहला जो हमारी चेकलिस्ट होती है वो यही होती है कि आप लोगों का जो रिसर्च क्वेश्चंस है उसके ऊपर फोकस हो। सेकंड, इसके अंदर जो आप रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू को ही सर्च करोगे थ्रो आउट। मतलब क्या हुआ, जब आप का रिसर्च क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, भाई रिसर्च क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि मुझे किस चीज के ऊपर काम करना है, मान लो कि मुझे हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर काम करना है, तो उस कंडीशंस में मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊं, चाहे मैं गूगल स्कॉलर के ऊपर जाऊं, वहां पे लिखूंगा हाईवे एक्सपेंशन, जे स्टोर के ऊपर जाऊं हाईवे एक्सपेंशन, वेब ऑफ साइंस के ऊपर जाऊं हाईवे एक्सपेंशन, मैं किसी के ऊपर चला जाऊं तो उस कंडीशन में इंपैक्ट ऑफ हाईवे एक्सपेंशन ये कीवर्ड डालूंगा, और उससे संबंधित जो भी रिसर्च वर्क हुआ है उनकी स्टडी करूंगा। ठीक है, जो भी काम हुआ है उनकी स्टडी में करूंगा, हाईवे एक्सपेंशन से संबंधित, चाहे वो किसी स्टेट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी कंट्री में हो। ये भी नहीं है कि जी मैं केवल इंडिया के उठाऊंगा, उस कंडीशंस में जो हाईवे एक्सपेंशन का इंपैक्ट किसी दूसरे देश के अंदर भी है, तो उस कंडीशन में मैं दूसरे देश का जो हाईवे इंपैक्ट है उसकी भी स्टडी करूंगा, ताकि जो मैं सोचूं या जब मैं स्टडी करूं तो मेरा जो विजन है वो क्लियर हो जाए। वो विजन कब क्लियर होगा, जब आपको ये पता चलेगा कि हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर मैं किस तरह से काम कर सकता हूं। वो आप लोगों की मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स सब को बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो उससे संबंधित जितना भी रेलेवेंट चीजें होती है उस चीज को आप सर्च करोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके। ये नहीं है कि जब उसको उससे कुछ अलग ढूंढने लग जाओ। ठीक है, थर्ड, क्रिटिकली एनालाइज सोर्सेज, नॉट जस्ट डिस्क्राइब देम। जो भी आपके सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज किस चीज के, इंफॉर्मेशन के, ठीक है, उनको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। और एनालाइज किस लिए करेंगे, वो इसलिए एनालाइज करेंगे उससे हमारी समझ बढ़ेगी। हम केवल क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि जी डिस्क्राइब कर दिया, हाँ जी ये चीज ऐसी थी। मान लो कि मैं किसी भी उसको कर रहा हूं, हमने एक एग्जांपल उठाया है, मैं बोल दूं कि NH8 जो आपका दिल्ली से लेके जयपुर तक जाता है, रेवाड़ी के अंदर से जाता है, उसकी मैंने स्टडी की, किसी ने स्टडी कर रखी है, उस स्टडी को मैं केवल समराइज कर दूं, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा होगा, तभी तो मैं उस चीज को अपने जो स्टडी है, रिसर्च वर्क है, उसके साथ जोड़ पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, उस सोर्स को आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, ताकि जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज थीमेटिकली अराउंड आइडियाज। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी
रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारा एक थीम होता है। थीम क्या है? यहां पर जो थीम है हाईवे एक्सपेंशन है, उसका इंपैक्ट है, ये हमारा थीम हो गया या आइडियाज हो गया। ये हमारा आइडियाज जब भी हम पढ़ रहे हैं, क्या जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं, क्या वह आइडिया के इर्द गिर्द घूम रहा है? हमें उसके ऑथर से कोई मतलब नहीं है। ऑथर तो सिर्फ हमारे किसके काम आएगा? सिर्फ कि हाँ इसने इस काम को किया, बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कि क्या हाईवे एक्सपेंशन का इंपैक्ट इस रिसर्च के अंदर दिख रहा है? क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो चीजें हैं वह उस आइडियाज के आसपास घूम रही हैं? अगर घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं घूम रही लेट इट गो, जाने दो उसको। आपको और रिसर्च पेपर मिल जाएगा और कोई रिसर्च मिल जाएगी, आप उसको स्टडी करो। उसके बाद है सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन टू टेल ए स्टोरी अबाउट द फील्ड। जो भी आप लोग पढ़ोगे उसका विश्लेषण करो। विश्लेषण किस लिए करोगे? क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन आया था, क्या हम अपने आइडियाज, अपने विचार लिटरेचर ऑफ रिव्यू में लिख सकते हैं? तो ये चीज यहां पे आती है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको स्टोरी के रूप में बता सकते हो, अपने वर्ड के अनुरूप बता सकते हो। ये नहीं है कि जी जैसा उसने लिखा है वैसा आप लिखोगे। हम यहाँ पे जब हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हम अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं। उस स्टोरी को अपने शब्दों के अंदर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो या जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में एक स्टोरी के रूप में बताओ कि जी हाँ उसने ये कहा था। हम हाईवे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, किसी XYZ ABC ने लिखा हो, किसी हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर काम किया हुआ है, तो उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं या जो भी आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो क्रिटिकली इवेलुएट करके, ताकि और वो क्रिटिकली इवेलुएट की सिंथेसाइज किस लिए करना है? ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी के रूप में या एक कहानी के रूप में बता सको। उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने बिल्कुल जो भी आप लोग पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में जो उसका ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड थिंग्स, उसके अंदर जो डिबेट्स है, मतलब डिबेट्स क्या होगा कि आप उसका वाद विवाद बात कर सकते हो, तो उसको बिल्कुल क्लियरली बताओगे। या उसके अंदर जो गैप्स रह गए हैं, गैप्स का क्या है? एक स्टूडेंट है वो ये कहता है कि जी क्या मैं जो भी मैं स्टडी करवाना चाहता हूं उसके ऊपर मैं कौन कौन से पैरामीटर लूं? पैरामीटर के क्या मतलब है? हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उसका इंपैक्ट देख रहा हूं। क्या मैं इसमें जी इन्वायरमेंट को ले सकता हूं, एयर क्वालिटी को चेक कर सकता हूं, सोइल क्वालिटी को चेक कर सकता हूं, या जो लगातार बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज को कर सकता हूं? आप एक छोटी सी स्टडी के अंदर कितनी चीजों के लिए कोई आओगे? जो सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप स्टडी करो, स्टार्टिंग में गैप बताओ किस चीज के, कि जब मैं स्टडी को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें ये गैप है, और जब लास्ट में आओगे तो उस कंडीशंस में आप उन सब के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? जो नेक्स्ट रिसर्चर आएगा जो उस चीज के ऊपर काम करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ काम छोड़ के जाओ। जी ये चीजें तो मैंने कर ली, मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किए थे स्टडी करते हुए, ये चीजें मेरे से नहीं हो पाई, तो आप इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पैरामीटर के ऊपर ही काम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पैरामीटर पे काम करोगे तो उस कंडीशंस में ना तो आप लोगों को डाटा मिलेगा, ना आप लोगों को, दूसरी बात क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग ये कहते हो जी जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, जब हम, या फिर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज कहूं, जिस उद्देश्य से मैंने ये स्टार्ट किया था डेजर्टेशन के उद्देश्य से, वो तो थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड हो गया कि टाइम पीरियड केवल 6 महीने का होता है डेजर्टेशन के लिए। उसमें से 1-2 महीना आप लोग वैसे नहीं आते,
1-2 महीना पहले ये हो जाता है जी बस सी करवाओ खत्म करो, तो उस कंडीशन में कितने पैरामीटर को ले पाओगे? 2, खींच के 3, मैक्सिमम 2, बाकी को छोड़ दो, अगला अपने आप देखेगा। जो नया रिसर्चर आएगा वो आपके काम को वहां से उठा के आगे करेगा। तो उस कंडीशंस में आप लोग क्या करोगे, जो भी पेपर पढ़ रहे हो उसका ट्रेंड्स, डिबेट्स और गैप्स, इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद क्या है कि आप जो भी आपका काम है, जो आप प्रपोज्ड है, उसको पहले जो कार्य हो चुका है उसके साथ अच्छी प्रकार से जोड़ोगे, जो पहले से का काम है। अब एक चीज कहते हैं जी जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का काम ऐसे है कि आप लोग किसी भी पेपर से या रिसर्च वर्क से अपना गैप ढूंढोगे, तो आपने क्या करना है, जो आपका प्रपोज रिसर्च वर्क है, जहां से भी आपने इंफॉर्मेशन ली है उस इंफॉर्मेशन के साथ उस चीज को अटैच करने की कोशिश करोगे, तभी आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा होगा। ठीक है, सबसे मेन चीज, जब भी आप लोग कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो तो उस कंडीशंस में ये चीज देखी जाती है, क्या वो एकेडमिक स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है। एकेडमिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, भाई लाइन स्पेसिंग इतना होना चाहिए, साइड स्पेस इतना होना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें क्या इसमें फॉर्मल या एकेडमिक स्टाइल के अंदर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट क्या है कि जो भी आपका जो सोर्स है वह क्या अच्छे तरह से साइट है, और उसके लिए आपने पूरा जो साइटेशन है, जो मैंने आप लोगों को सिखा की है, एपीए है, उसका प्रयोग हुआ है। और लास्ट में क्या है कि वहां पर पूरी की पूरी एक रेफरेंस लिस्ट है या नहीं है। रेफरेंस लिस्ट किसके काम आती है? स्नोबॉलिंग स्टडी के काम आती है, कि आप लोग रेफरेंस लिस्ट जहां से भी आप लोगों ने अपने स्टडी के लिए रेफरेंस उठाए हैं, तो उस कंडीशंस में वो रेफरेंस लिस्ट है या नहीं है, बिब्लियोग्राफी है या नहीं है, अपेंडिक्स है या नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में जब रखोगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए पेपर में लेते हो, पेपर लेने के बाद उनकी स्टडी को अपने शब्दों में या कैसे भी लिखते हो, उसके बाद उसकी रेफरेंस लिस्ट है या नहीं है। कभी आप लोग वैसे ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख दो किसी पेपर का, मगर वहां पे क्या हो कि आपने उसका रेफरेंस ही ना डाला हो, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। बाई चांस कोई इस चीज को देखने लग जाए कि जी मैं देखता हूं कि जी क्या जो इसने ये लिख रखा है इसका रेफरेंस कहाँ पे है, तो जब लिस्ट में रेफरेंस ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में वो कहां से उस सोर्स को ढूंढेगा। तो ये कुछ एक चेकलिस्ट है जो कि एक अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चेकलिस्ट को फॉलो करोगे तो 100% आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है बहुत अच्छा लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट है वो खत्म होता है। आगे की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जी ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है या ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप लोगों को फायदा मिल रहा है, तो उस कंडीशंस में सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और उनको बोले कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।